नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आगे हम बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत मिल रहे हैं, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और बाजार पर भी स्ट्रैटेजी समझेंगे और इसी के साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन और ब्रोकरेज रिपोर्ट भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और इस वक्त एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत अच्छी दिखाई दे रही है, 22,200 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स हैं। चीन के बाजार भी हरे निशान में ही हैं और कोरिया के बाजार भी आधे % ऊपर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हांगकांग के बाजार को देखेंगे तो वो हल्के लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। और जापान के बाजार भी अगर नजर डालेंगे तो वहां पर भी कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। तो ये दो इंडाइसेस लाल निशान में है, लेकिन बाकी सब हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं और शुरुआती जो संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से वो अच्छे हैं। लेकिन इसके अलावा और दुनिया भर के बाजारों पर नजर डालें तो वहां पर कुछ अहम आंकड़े आए हैं जिसका कि असर हमने बाजार पर देखा। डाउ जोन्स और S&P 500 और नैस्डैक की बात करें तो वहां पर पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, लेकिन डाउ जोन्स में लगातार दूसरे दिन लाल निशान में क्लोजिंग देखने को मिली है। वहां पर कई सारे आंकड़े आए हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ों की बात करें तो पिछले 4 महीने में पहली बार कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े में गिरावट देखने को मिली है। अनुमान 115 का था, लेकिन उसके सामने 106 का आंकड़ा यहां पर आया है, जो कि अनुमान से कमजोर देखने को मिला है। इसके अलावा एक और आंकड़ा आया जनवरी, यूएस ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स में भी 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 6% की गिरावट वहां पर देखी गई है। तो ये दो आंकड़े थोड़े कमजोर थे। लेकिन इन दो आंकड़ों को देखते हुए अब आगे पीसीई का भी आंकड़ा आएगा। वो महंगाई का आंकड़ा है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का आंकड़ा है, जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उससे कहीं ना कहीं ये संकेत तो मिल रहे हैं कि लेबर मार्केट में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन है, जो कि फेड जिसका कि इंतजार भी कर रहा था। अपना जो भी अभी तक फैसला हुआ है उसका असर अब धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ है, लेकिन महंगाई के आंकड़े में वो अभी तक इतना रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अब जो पीसीई का आंकड़ा अभी आएगा, यानी कि कल जो पीसीई का आंकड़ा आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना, और वहां से आगे की चाल और दिशा तय होगी। इसके अलावा कई सारे नतीजे हैं जिस पर कि हमारी नजर होगी। यूरोप के बाजारों से भी संकेत देखें तो वो भी मिले जुले ही हैं। बॉन्ड यील्ड्स में हल्की बढ़त, डॉलर इंडेक्स सपाट, और पीसी आंकड़ों के पहले हम देख रहे हैं कि सोने में भी सपाट कारोबार हो रहा है। तो बाजार, कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट की नजर इस वक्त है महंगाई के आंकड़ों पर। कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर कुछ अलग ही फैक्टर्स हैं। इजराइल हमास के बीच सीज फायर के अनुमान की बात की जा रही है। खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यह बात की है। और इसके अलावा ओपेक प्लस देशों की भी बैठक होने वाली है, जिसमें क्या माना जा रहा है कि जो उत्पादन कटौती है वो पहली तिमाही के बाद भी जारी रह सकती है। तो ये जो दो खबरें आई उसके चलते हमने देखा कि कल कच्चे तेल में तेजी थी और $83 के ऊपर कच्चे तेल में कारोबार हो रहा था। तो इस वक्त संकेत देखें भारतीय बाजारों के लिए आज तो ठीक ठाक ही हैं, ज्यादा कुछ नेगेटिव संकेत नजर नहीं आ रहे हैं और वहां पर भी बाजार स्टेबल ही नजर आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है भारतीय बाजारों के लिए। और कल एक्सपायरी का भी दिन है, गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत ठीक ठाक ही मिल रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए बाजार अभी भी आगे रेंज बाउंड ही रह सकता है। आगे हम रणनीति समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। एफआईआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में कल बिकवाली हुई है करीब 1500 करोड़ की। वहीं डीआईआईएस ने कल खरीदारी की और 2861 करोड़ का आंकड़ा है डीआईआईएस की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर पर नजर डालें तो यहां पर 140 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 30,817 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। कल हमने देखा था कि भारतीय बाजारों की जो क्लोजिंग थी वो भी पॉजिटिव हुई। दिन भर रेंज बाउंड सेशन था, लेकिन उसके बाद बाजार बंद होते होते 22,200 के पास ही क्लोजिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी हरे निशान में क्लोज हुआ, लेकिन दिन भर का जो सेशन था वो रेंज में ही था। अब आज किन लेवल्स पर नजर रखें ये एक बार समझ लेते हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप ओवरऑल मार्केट को इस समय देखें, जैसे हमने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि कंसोलिडेशन का फेज रहेगा, और आपने कल दिन भर में कंसोलिडेशन ही मार्केट के अंदर होता हुआ देखा। लास्ट में निफ्टी बैंक तो सिर्फ 11, बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर करीब 70 पॉइंट की तेजी थी। कुल मिला के आज भी मार्केट एक कंसोलिडेशन निकालेगा, बट कंसोलिडेशन का थोड़ा टिल्ट टुवर्ड पॉजिटिव है, क्योंकि कल सपोर्ट को बचाने का बहुत एग्रेसिव वाला काम किया है।
एक्चुअली रेजिस्टेंस पार नहीं हुए थे, बट जो सपोर्ट बचा है ना, ये मार्केट का कल काफी इंटरेस्टिंग डाटा बना और ये काफी ट्रेडर को पसंद भी आ रहा है। तो हो सकता है आज मार्केट टुवार्ड्स थोड़ा जो टिल्टेड टुवार्ड्स पॉजिटिव है, थोड़ा ड्रैग करके जाए अपने आप को, लेकिन अभी भी रेंज वही है। 22,000 आपका एक स्टॉप लॉस है, 21,800 सीरीज का स्टॉप लॉस है। 2200 के बाद ही शॉर्ट कवरिंग थोड़ा थोड़ा दबना शुरू होगी और ये 250 से फिर रेजिस्टेंस भी शुरू होगा। तो आपको थोड़ा ना इस चीज को नोटिस करके चलना है कि मेरे को 250, 300, 325 तक के भी मेरे प्रॉफिट आ गए तो मेरे को बुक भी करने हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ और मार्केट में इतना फोर्स नहीं है कि इसको यहाँ पे बहुत तेजी से ऊपर लेके जाए। इसलिए अगर आपको चलिए थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ रही है, डिम्पी से बात नहीं हो पा रही है हमारी, लेकिन जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो हमने अभी आपको बताए। प्रॉफिट बुक करते चलिए, क्योंकि जैसा कि डिम्पी भी बता रहे थे कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास कारोबार कर रहा है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए और प्रॉफिट भी बुक करते रहिए। ये भी सलाह आपको दी जा रही है इस वक्त बाजार में। अब अहम रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ जो निकल कर आ रहा है वो है 22,300 से 22,350 का, और नीचे की तरफ 22,000, 21,900 ये एक लेवल्स नजर आ रहे हैं, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। हालांकि बाजार आज भी रेंज बाउंड ही रह सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अब ऊपर की तरफ जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो है 47,000, 47,300, और जो सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं वो है 46,500 से 46,300। तो इसी रेंज में बाजार रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि डीपी बता रहे थे कि अपने प्रॉफिट को भी बुक करते चलिए इस बाजार में। हम एक बार मार्केट एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं कि उनका क्या व्यू बन रहा है आज के बाजार में। एंजल वन के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट देवांग शाह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। देवांग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए सुबह सुबह। बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका क्या व्यू बन रहा है और अपने स्टॉक आइडियाज भी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग। और हम बात करें निफ्टी की, डेफिनेटली हमने पास्ट फ्यू डेज में कंसोलिडेशन देखा है निफ्टी में, बट ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि यहाँ से भी खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे जो निफ्टी का सपोर्ट है, निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 22,050, रेजिस्टेंस जोन है 22,350। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में और हम चार्ट स्ट्रक्चर देखे, पास्ट फ्यू डेज आफ्टर द करेक्शन एक पास्ट फ्यू डेज में कंसोलिडेशन देखने मिला है। तो ओवरऑल यहाँ से भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। बैंक निफ्टी में 46,300 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए, 46,900 का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक है सन फार्मा का। सन फार्मा में ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे, हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला था। हमें लगता है कि आने वाले आगे भी हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। सन फार्मा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1557, टारगेट है 1616। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें तो स्टॉक में एक आफ्टर कंसोलिडेशन स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने मिला है। स्टॉक एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑल्सो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो हमें लगता है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी हमें अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 1238, टारगेट है 1307। ओके, तो गोदरेज कंज्यूमर में तेजी करने की सलाह 1307 के लक्ष्य के लिए, और सन फार्मा में भी तेजी करने की सलाह आपको दी जा रही है देवांग की तरफ से। देवांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए आज बाजार में। तो बाजार में ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन आगे के लिए भी आप तेजी करके चल सकते हैं। जो सपोर्ट लेवल्स आपको बताए गए उसके आसपास अगर आए तो बाय एंड डिप्स की रणनीति अपनाइए, और जिनके पास है वो अपनी पोजीशन होल्ड करें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। चाहे तो मुनाफा बुक करके भी आप जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ सकता है बाजार में, जहां पर कि आपको एंट्री लेनी है। लेवल्स हमारे एक्सपर्ट ने भी आपको सुझाया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स की। और आज फोकस में रहेगा वोडाफोन आइडिया। बड़ी खबर, कल हम आपको बता भी रहे थे कि बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला हो सकता है, और बोर्ड ने इक्विटी के जरिए 20,000 करोड़ तक के फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इक्विटी के जरिए 20,000 करोड़ जुटाएंगे। शेयरधारकों की मंजूरी के लिए 2 अप्रैल को वापस से बैठक होगी, और अगर ये फंड जुटा लिया तो आगे फिर डेट के जरिए भी कुल 45,000 करोड़ रुपए
जुटाने की योजना है और इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। तो एक बार ये इक्विटी के जरिए रेस किया, इसके बाद डेट के जरिए भी अगला कदम होगा पूंजी जुटाने का। तो एक बड़ी खबर वोडाफोन आइडिया के लिए, इसका एनालिसिस हम आगे करेंगे आपके लिए। इसके अलावा निफ्टी में कुछ बदलाव होने वाले हैं और उसके चलते भी कुछ स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। निफ्टी में बदलाव का ऐलान आज हो सकता है, बाजार बंद होने के बाद ये ऐलान होने की संभावना है और इसमें निफ्टी में श्रीराम फाइनेंस की एंट्री हो सकती है, यूपीएल निफ्टी से बाहर हो सकता है, बैंक निफ्टी से बंधन बैंक बाहर हो सकता है और उसकी जगह कैनरा बैंक शामिल हो सकता है। तो ये कुछ बड़े बदलाव होंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में आज बाजार बंद होने के बाद, इस पर हमारी नजर रहेगी। कार्गो लॉजिस्टिक्स शेयरों पर फोकस रखिए क्योंकि जनवरी में एलसीएल वॉल्यूम में 3% की कमी आई है और लाल सागर में जो संकट चल रहे हैं उसके चलते वॉल्यूम्स में कमी आई है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की तरफ से इस तरह के बयान भी निकल कर आए हैं। तो रेड सी में कुछ संकट है, उसका असर लॉजिस्टिक कंपनियों पर आज पड़ सकता है और जो आंकड़े हैं वो भी कमजोर निकल कर आ रहे हैं। बजाज ऑटो का बायबैक आखिरी मौका है, अगर आपको शेयर में बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो भाव 10,000 रुपए का है और कंपनी ने हम आपको बता दें कि 4,000 करोड़ के बायबैक की घोषणा की थी, जिसकी की रिकॉर्ड डेट 29 फरवरी यानी कि कल है। तो आज आखिरी मौका है आपके पास अगर आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो। इसके अलावा टेक्समेको रेल प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके 150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की। उत्तम शुगर भी आज फोकस में रहेगा। उत्तम डिस्टिलरीज में मेजॉरिटी हिस्से का अधिग्रहण करने की खबरें निकल कर आ रही हैं उत्तम शुगर की तरफ से। और आखिर में पतंजलि फूड्स, इस पर भी नजर रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर अब रोक लगा दी है। तो वैसे तो मैनेजमेंट की तरफ से बयान भी आ रहा है कि इसका ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा कंपनी के बैलेंस शीट पर या नंबर्स पर, लेकिन ये बड़ी खबर क्योंकि एडवर्टीजमेंट पर रोक लग चुकी है। तो ये बड़ा अपडेट है और पतंजलि फूड पर आज इसका असर देखने को मिल सकता है। तो ये हैं आज की कुछ अहम खबरें जिस पर कि आप नज़र रखिए। की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी से, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अब सपाट आ चुका है और 19 अंक ही ऊपर गिफ्ट निफ्टी रह गया है और हमारे एक्सपर्ट भी आज कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है बाजार में, लेकिन वो खरीदारी करने का मौका होगा आपके लिए। एंट्री करके चलिए। ओवरऑल जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है और वापस से रिकॉर्ड लेवल्स यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक्सपायरी भी है कल, तो उसका भी ध्यान रखिए और जिनके पास हैं वो अपने स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान यहाँ पर रखकर चलें। चलिए, तो बात हुई बाजार की। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि कल पीसीई के आंकड़े आएंगे, यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े आएंगे। इस आंकड़े को फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है इससे आगे फेड की जो महंगाई के जो आंकड़े हैं, ये कोर महंगाई का आंकड़ा होता है जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है। और अगर इसमें कुछ कमी आती है या कुछ राहत मिलती है तो फिर आगे हम उम्मीद करके चल सकते हैं कि फेड जो कटौती की बात ने पिछले काफ़ी समय से चल रही है उसी को यहाँ पर फॉलो करते हुए नजर आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ा होगा। हमारे साथ कुछ ही देर में कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट जुड़ेंगे जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोने चांदी और क्रूड पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ एक्शन वहाँ पर भी नहीं है और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट की भी नज़र इस वक्त इस बैठक पर लगी हुई है। कुछ ही देर में एक्सपर्ट को जोड़ने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन एक खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। और पीएम मोदी शनिवार को देश को ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सौगात दे सकता है। इस पर ज़्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास। आम चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक कई बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, या तो फीते काटे जा रहे हैं या शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है। उसी फहरिस्त में रेलवे का एक और बड़ा मैसिव इंफ्रा प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। संभवतः 2 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये रेलवे के गेम चेंजर फ्रेट कॉरिडोर है जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। 9 राज्यों से और 77 जिलों से होते हुए ये जो फ्रेट कॉरिडोर है ये होके गुजरेगा, जो अपने आप में इकोनॉमी को एक बूस्ट देगा, इसको पुश देगा।
और इस पूरे प्रोजेक्ट की जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, इसमें जो नया रेल ट्रैक बिछा है वो 2800 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और लागत 1.25 लाख करोड़ रुपए है। इतनी भारी भरकम राशि लगा करके सरकार फ्रेट कॉरिडोर सिर्फ इसलिए बना रही है ताकि जो फ्रेट ट्रेन का मूवमेंट है वो तेज़ गति से हो पाए। जो देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट है आने वाले समय में उसको कम किया जा सके। सरकार की कोशिश ये है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करके सिंगल डिजिट पे लाना है और उसमें रेलवे का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। और उसी दिशा में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 2800 किलोमीटर से ज़्यादा का जो नेटवर्क है, इसकी शुरुआत पीएम मोदी संभवतः 2 मार्च को करने जा रहे हैं। यही नहीं, इसके पहले हमने देखा कि पीएम मोदी ने एक साथ 550 से ज़्यादा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम की भी शुरुआत करी। 5 एम्स को एक साथ देश को समर्पित किया। इस तरीके से कई बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत पीएम कर रहे हैं और ये सब कुछ कोशिश यही है कि जो आम चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है संभवतः मार्च में, उससे पहले किया जा सके ताकि लोगों तक ये बड़ा संदेश पहुंचे कि सरकार ने डेवलपमेंट के मोर्चे पर कितना काम किया और कितना वो रिजल्ट दे पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो एक के बाद एक हम जैसे कि देख रहे हैं कि पीएम मोदी शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं और अब शनिवार को ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सौगात भी मिल सकती है। तो ये जो तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं और प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और इसका असर आप स्टॉक्स पर भी देख सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई खबरों की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम फोक्स के बारे में, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो है 650 रुपीज़ का। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे एयर ट्रैवल में और कार्ड यूसेजेस में हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और इसी सब के चलते हुए लाउंज यूसेज जो है एयरपोर्ट का वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। अगर हम कंपनी के एसेट मॉडल की बात करें तो काफ़ी एसेट लाइट मॉडल है जो कि काफ़ी सपोर्टिव है कंपनी के ग्रोथ के लिए आगे जाके, और इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स है और इसी के सबके चलते हुए एक बुलिश व्यू मोतीलाल ओसवाल का बन रहा है ड्रीम फोक्स के लिए, जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 650 रुपीज़ का। अगली बात करते हैं जोमेटो की, जहाँ पे मैक्वेरी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 96 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना यह है कि कंपनी के यूनिट इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। और अगर हम क्विक कॉमर्स सेगमेंट की बात करें तो पीयर्स के मुताबिक काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रहा है जोमेटो का, और इसी के सबके चलते हुए उन्होंने जो मार्जिन एस्टिमेट्स थे ब्लिंकिट के लिए वो तो बढ़ा दिए हैं, बट फूड डिलीवरी के मार्जिन जो है वो उन्होंने कहीं पे सेम लेवल्स पे रखे हैं, क्योंकि उनको आगे जाके काफ़ी लिमिटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखने को मिल रहा है कंपनी के लिए। और इसी के चलते हुए एक अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 96 रुपीज़ का किया है जोमेटो के लिए। अगली बात करते हैं आईटी सेक्टर्स के कुछ नाम की, जहाँ पे इन्फोसिस में बैंक ऑफ अमेरिका ने टारगेट प्राइस बढ़ा के 1735 रुपीज़ का किया है और विप्रो में जो ये टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 450 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना ये है कि कहीं पे हमें पॉज देखने को मिल सकता है ये जो रैली है उसमें। तो जैसे हम विप्रो की बात करें तो पिछले 6 महीनों में विप्रो ने 30% की रैली दिखाई है और इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट 18% की रैली दिखाई है। तो उसमें कहीं पे पॉज देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपग्रेड अर्निंग्स में जो अपग्रेड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी इन कंपनीज़ के लिए। तो इसी के चलते हुए जो रेटिंग उन्होंने रखा था वो कहीं पे तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस में इंक्रीज हमें देखने को मिला था ये 2 कंपनीज़ के लिए। और आखिर में बात करते हैं गेल की, जहाँ पे कोटक ने सेल रेटिंग जो है वो मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 150 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना यह है कि गेल में कहीं पे हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है आगे जाके प्राइस डिक्लाइन जो हुआ है इसकी वजह से। गैस मार्जिन जो है वो कहीं पे वीकर देखने को मिल सकते हैं कोटक के हिसाब से, और इसी की वजह से हमें जो अर्निंग्स में बूस्ट देखने को मिल सकता है वो काफ़ी कम देखने को मिल सकता है आगे जाके। और इसी के चलते हुए उन्होंने सेल रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है गेल के लिए और टारगेट प्राइस देखे रखा है 150 रुपीज़ पर शेयर का। ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो गेल है आज फोकस में, इसके अलावा ड्रीम फॉक्स, जोमेटो, आईटी, आवास फाइनेंशियल्स और वेदांता जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। तो ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, इसका रिएक्शन आज हम स्टॉक्स पर देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और इस पर अपनी रणनीति बताने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो पहले सोने चांदी से शुरुआत करते हैं, क्या रणनीति अपनाएं वहां पर?
गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो पिछले 2 दिन से मार्केट तीन दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा। आज काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, यूएस इन्फ्लेशन के नंबर आने, तो आगे की रणनीति बताएगा कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट पे क्या सिनेरियो बनेगा। क्योंकि अब तक हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट में जून से पहले कभी भी कटौती दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव था। तो आज भी हमें लगता है उछाले पे बिकवाली करके चलना चाहिए, जहाँ पे सोना दिन के सेशन में दबाव रहेगा। तो 62,800 के करीब बेचिए, 62,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 62,100 का टारगेट रहेगा गोल्ड में। चांदी के अंदर भी हमें लगता है 69,600 पे बेच के चलना चाहिए, 70,200 का स्टॉप लॉस रखिए। 68,700 के लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह सोने चांदी पर। कच्चे तेल में क्या करने की सलाह होगी अजय आपकी? देखिए, कच्चे तेल में कल भी हमने प्राइसेस में एक बाउंस जरूर आते हुए देखा, बट पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि 6550 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। नो डाउट रेड सी एरिया में जो कंसर्न है वो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, बट डिमांड कंसर्न चाइना, यूके यहाँ से डेटा देखते हुए दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए 65 का लेवल ब्रेक करने पे बेचिए, 6580 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए। अगर प्राइसेस में गिरावट बढ़ती है तो 6380 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। ओके, तो दोनों साइड के फैक्टर्स हैं जो कि कच्चे तेल को एक रेंज में रखे हुए हैं। डिमांड सिनेरियो लेकिन इतनी मजबूत नहीं नजर आ रही है, लेकिन उसके ऊपर लाल सागर का भी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। तो अभी फिलहाल कच्चे तेल में बिकवाली करके आप चल सकते हैं अगर 6500 के नीचे निकला तो। अजय, आखिर में बेस मेटल्स में भी रणनीति बताइए, कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप? बिल्कुल, बेस मेटल की अगर बात करें तो डिमांड कंसर्न बिल्कुल हिट कर रहा है। चाइना के एफर्ट्स लेने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बेस मेटल कहीं पे भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। काफी एक कॉन्ट्रा व्यू दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ कॉपर में मुझे लगता है जब तक 730 का लेवल रीच नहीं करता है, प्राइसेस में दबाव रहेगा। जहाँ पे 728 पे बेचिए, 730 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, 724 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। वहीं इसके विपरीत जिंक सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जिंक को बाय कीजिए 213 पे, 211 का स्टॉप लॉस रखिए, 216 का टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह कमोडिटी मार्केट पर। गोल्ड सिल्वर में बिकवाली कीजिए, कच्चे तेल में भी बिकवाली करने की राय। कॉपर में 724 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जिंक में खरीदारी करने का मौका दिखाई दे रहा है। अजय, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे।